चलो। हेलो हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है विंड इरोजन। ठीक है, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने इसके बारे में हम लोग इसके सॉइल इरोजन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होता है, आप लोग प्लीज उस वीडियो को एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें आपको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विंड इरोजन। ये क्या होता है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके मैकेनिज्म क्या होता है, विंड इरोजन का मैकेनिक्स क्या होता है विंड इरोजन का। ठीक है, और उसके हम लोग टाइप्स डिस्कस करेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं, सॉइल मूवमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके हम लोग प्रिंसिपल और कंट्रोल, कैसे इसको हम लोग विंड इरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके प्रिंसिपल क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है वो सारी चीज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये विंड इरोजन है ना, बहुत ही आप लोग खुद सोचिए विंड इरोजन कैसे हो सकता है और किस एरिया में हो सकता है। ठीक है, आपने कभी देखा है जब भी तूफान आती है, हवा जब तेज बहता है, तो हमारे जहाँ वेजिटेशन बहुत कम होता है वहां पे क्या होते हैं, मिट्टी उड़ने लगती है। अब विंड के साथ उड़ने लगती है तो वो मिट्टी नहीं होती है, वो सॉइल का टॉप फर्टाइल लेयर होती है, टॉप फर्टाइल सॉइल होती है जो उसे विंड उड़ा ले जाती है। ठीक है, तो आपका जो विंड इरोजन में क्या है, तीन बेसिक प्रोसेस है। आइए देखते हैं विंड इरोजन का डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो देखिए वे आपका विंड इरोजन का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ठीक, तो विंड इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। यानी कि विंड इरोजन बेसिकली आपका क्या है, डिटैचमेंट है, डिटैचमेंट प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो यानी कि विंड इरोजन वो चीज होता है सॉइल का डिटैचमेंट, यानी कि एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा विंड के द्वारा। तो सबसे पहले सॉइल क्या होगा, डिटैच होगा। ठीक, ये जो मेरा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। जब सॉइल डिटैच होगा सरफेस से तो क्या होगा, उसमें मूवमेंट आएगी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन आपका सेकंड पार्ट है। डेफिनेशन आप लोग को ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। अब जब वो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, यानी कि वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, वहां पे जाके रुकेगा, तो जमा होना तो डिपोजिशन हो जाएगा। डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ विंड। किसके द्वारा ये ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो विंड के द्वारा होगा, हवा के द्वारा होगा। तो सिंपल आपका डेफिनेशन है विंड इरोजन का कि विंड इरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ विंड। ओके, तो ये डिफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि विंड इरोजन क्या होता है और कैसे हम लोग इसको देखते हैं रियल लाइफ में भी। देखिए आपका जो विंड इरोजन नाम से पता चलता है, इसमें देखिए कोई चीज आपको रट्टा नहीं मारना है, बस समझिए, समझने का फेर है। आप लोग एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम के एक दिन, मुझे पता है आप लोग कैसे याद करते हैं और कैसे पढ़ते हैं ये भी पता है। एग्जाम के एक दिन पहले आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन देखिए पढ़ना और स्किल्स जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए आप लोग को याद कुछ नहीं करना है, दिमाग से सोचिए क्या होता है कि विंड इरोजन क्या होता है, और इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा लॉन्ग आंसर में, डिफाइन विंड इरोजन एंड एयर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इट्स प्रिंसिपल भी आ सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल लिखने के लिए। तो वो सारी चीज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए विंड इरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ विंड। यानी कि विंड के एक्शन से द्वारा जो भी आपका सॉइल पार्टिकल का डिटैचमेंट होगा, जो पहले ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, ठीक है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा विंड के द्वारा ही। ठीक है, और कहीं ना कहीं तो जाके डिपोजिट होगा, ठीक है, जमा होगा सॉइल पार्टिकल्स, तो उसी को बोलते हैं विंड इरोजन। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, और देखिए इट अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इज ए कॉज ऑफ सीरियस सॉइल डिटरेशन। ठीक है, और इसे देखिए विंड इरोजन जरूरी नहीं कि इंडिया में, हर जगह होता है। जहां भी आपको वेजिटेशन कम देखने को मिलेंगे, एराइड रीजन जहां होगा वहां आपको देखने को मिलेगा विंड इरोजन। ठीक है, जहां आपको जो लेयर होता है सॉइल का
वो ज्यादा फर्टाइल और लूज होगी बेसिकली आपको सैंडी सॉइल में। आपको इंडिया में राजस्थान में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा विंड इरोजन, ठीक है। सैंड स्टॉर्म आपको देखना है तो आप राजस्थान में चले जाइए, वहां आपको देखने को जरूर ये केस मिल जाएगा। इंडिया में देखिए क्या होता है, इन इंडिया राजस्थान हैज सर्व विंड इरोजन प्रॉब्लम, ए लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट इज अफेक्टेड बाय सैंड ड्यून फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंडिया में आपका सबसे ज्यादा विंड इरोजन कहां होता है, राजस्थान में, ठीक है। और कुछ पार्ट्स है जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, ये भी इफेक्ट है आपका किससे, विंड इरोजन से, ठीक है। तो विंड इरोजन सोचिए आप लोग कितना बड़ा प्रॉब्लम है विंड इरोजन, ठीक है। तो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि विंड इरोजन क्या होता है। जैसे विंड इरोजन प्रोसेस है, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये तीन टर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तीन टर्म, ठीक है। तीन टर्म आप लोग याद रख लिए। ये क्या हो गया, देखिए ये तीन टर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है। डिपोजिट, एक तो पहला होगा क्या आपका यहाँ पे डिटैचमेंट, फिर होगा ट्रांसपोर्टेशन और होगा डिपोजिशन, यानी कि तीन टर्म विंड इरोजन में याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी से आपका डेफिनेशन बन जाएगा कि विंड इरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, ओके। अब हम इसमें वाटर की बात नहीं करेंगे, अगर वाटर इसमें हम ऐड करेंगे तो फिर वो वाटर इरोजन का केस हो जाएगा। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया में तो राजस्थान आपका सबसे ज्यादा इफेक्ट है विंड इरोजन से, और कुछ पार्ट है आपका हरियाणा, पंजाब और ठीक है गुजरात का, जो कि आपका विंड इरोजन से बहुत ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें एक डाटा का तो इंडिया आपका 33 मिलियन हेक्टेयर जो है ना, टोटल इंडिया अफेक्टेड बाय विंड इरोजन, 33 मिलियन हेक्टेयर्स टोटल लैंड इन इंडिया अफेक्टेड बाय विंड इरोजन। हमारा इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया में 33 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो अफेक्ट है विंड इरोजन से, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज्यादा आपका 23.49 मिलियन हेक्टेयर जो है वो डिजर्ट रीजन में है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी आपका स्टेट इफेक्ट है, तो वो है राजस्थान, और उसमें कितना है, वो है 23.4 मिलियन हेक्टेयर। और इस उसके बाद क्या है, 6.5 मिलियन हेक्टेयर है जो है आपका कोस्टल लैंड में है, ठीक है। कोस्टल लैंड में आपका कितना है, 6.5 मिलियन हेक्टेयर। और इसके इंपैक्ट क्या क्या होगी सोचिए इंडिया पे, तो इसका जो इंपैक्ट होगा ना वो होगा सबसे पहले सॉइल डिटोरेशन एंड स्ट्रक्चरल लॉस। हमारा जो सॉइल जो मिट्टी है उसके स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। जब स्ट्रक्चर डैमेज होगा तो आपकी फर्टिलिटी उसमें बचेगी नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, सॉइल में ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा उनका, यानी कि जब सॉइल डिटैच होगा तो उसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। हमारा इंपॉर्टेंट जो भी सॉइल में मिनरल्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो सबका क्या होगा यहाँ पे आपका, उसके जितने भी स्ट्रक्चर है सॉइल का वो सबका सब क्या होगा, खराब हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट एंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। हमारा जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है सॉइल की, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे पूछा था कि सॉइल प्रोडक्टिविटी और सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। यहाँ पे देखिए वर्ड्स यूज किया गया है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन, यानी कि आपकी जो लैंड्स की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाएंगे, और क्या होगा आपका एयर पॉल्यूशन फ्रॉम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स, आपका एयर पॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में सबसे सबसे ज्यादा वहां क्रिटिकल हो गया है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। वहां तो लोग, अब हमको लग रहा है कुछ दिन में आने वाले ऑक्सीजन भी खरीद के एक माला लटका लेंगे एयर प्योरीफायर वाला, वही लटका के घूमेंगे, ठीक है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गए एयर पॉल्यूशन की, ठीक है। तो देखिए एयर पॉल्यूशन क्या होगा आपका, जो भी सॉइल पार्टिकल्स है, पार्टिकुलर जो भी सेडिमेंट्स होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो क्या होगा एयर में जाएगा, तो उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। बीएससी के एकदम सोचना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेटेड बाय डिफोरेस्टेशन एंड इंटेंसिव प्लाविंग। आपका जो डिफोरेस्टेशन अगर हम लोग कर रहे हैं, पेड़ की कटाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आपका क्या होगा, सो आपका एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। जब डिफोरेस्टेशन करिएगा तो उसके रूट्स में भी, जो पेड़ के रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक। जब वो डिफोरेस्टेशन कीजिएगा तो क्या होगा, उसके रूट्स के साथ साथ उसका सॉइल पार्टिकल भी क्या होगा, सॉइल पार्टिकल भी डिटोरेट्स होगा। जब वो डिटोरेट्स होगा तो उससे क्या होगा, इरोजन क्रिएट होगा, ठीक।
चलिए, आई थिंक ये स्लाइड्स आपको समझ में आई होंगी। फिर हम बात करेंगे इसके कुछ फैक्टर्स का, कि आपका विंड इरोजन का क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है। आप लोग खुद सोचिए कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा इसके, अगर हम फैक्टर्स की बात करें, देखिए, हाँ ये देखिए, विंड इरोजन के फैक्टर अफेक्टिंग विंड इरोजन। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, सोचिए। फैक्टर्स जैसे में आपका पहला फैक्टर क्या आता है कि अगर आप टिलेज कीजिएगा, टिलेज पहला फैक्टर है आपका टिलेज, ठीक है। अगर आप टिलेज करते हैं, ये है आपका पहला फैक्टर, ठीक है। टिलेज में क्या होता है, आप अपने फील्ड की जुताई करेंगे तो टिलेज आए आपका पहला फैक्टर। उससे क्या होगा टिलेज में कि आपके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो लूज हो जाएंगे। अगर ज्यादा टिलेज कर देते हैं, अब आप अपने फील्ड में ज्यादा टिलेज कीजिएगा तो मिट्टी देखिए एकदम भुरभुरा हो जाती है, ठीक। तो जब आपका विंड आएगा तो उससे क्या होगा, मिट्टी का इरोजन होगा, वो मिट्टी को क्या करेगा, उड़ा के ले जाएगा विंड। तो इससे होगा आपका विंड इरोजन। तो ये पहला फैक्टर है टिलेज, ठीक। टिलेज आपका पहला फैक्टर हो गया। फिर दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर आपका हो गया स्ट्रक्चर। अगर आपका सॉइल स्ट्रक्चर से क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो विंड इरोजन से आपका सॉइल स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा फैक्टर है। और अगर हम बात करें तीसरी फैक्टर्स की, तो क्या होता है, सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट, या ऑर्गेनिक मैटर लिख लीजिए, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर या कंटेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा। देखिए, ऑर्गेनिक मैटर जो कंटेंट होता है ना, वो सॉइल को बाइंड करके रखता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मॉइस्चर आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। फिर हम बात करें, आपका तीसरा फैक्टर हो गया। फिर अगर हम बात करें चौथा का, ठीक है, तो अगर आपका देखिए सरफेस रफनेस आपका आता है चौथा फैक्टर। तो चौथा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, सरफेस रफनेस। ये हो गया आपका चौथा फैक्टर, सरफेस रफनेस। अगर आपका लैंड जो है, जमीन जितनी रफ रहेगी तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो विंड का इरोजन जो होगा, वो उसका इफेक्ट थोड़ा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो सरफेस रफनेस अगर आपका इंक्रीज होगा तो विंड से इरोजन जो सॉइल, अगर सॉइल इरोजन हो रहे हैं तो विंड के थ्रू अगर जो हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो सॉइल इरोजन कम होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका कितना, चौथा फैक्टर, सरफेस रफनेस। फिर क्या आता है आपका, अगर ठीक है, अगर आप ये सोचिए सरफेस रफनेस क्या होता है, फिर आता है आपका क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेट हो गया आपका, क्लाइमेट में क्या आएगा, जैसे आपका ड्राई हो गया, एराइड रीजन हो गया, वहां पे क्या होगा, आपका विंड इरोजन ज्यादा होगा। तो ये भी एक फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, विंड स्पीड पे भी डिपेंड करेगा कि आपका विंड स्पीड कितना है। तो यानी कि विंड स्पीड, विंड स्पीड या टर्बुलेंस, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका छठा फैक्टर। तो जितने फैक्टर अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे ये चार्ट पे, ये आपको सारे एग्जाम में ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है। पहले आपको एक चार्ट बनाना है, जैसा कि मैंने इस बोर्ड पे बनाया। आई थिंक ये आपको समझ में आए होंगे जितने भी फैक्टर्स हैं। और इस सारे फैक्टर्स को अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है, हर एक चीज देखेंगे डिटेल में। आइए तो देखते हैं, सबसे पहला मेरा जो फैक्टर है वो क्या है, टिलेज। तो समझ देखिए, ये चार्ट आपको बनाना बहुत जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। ये चार्ट आप बना दीजिएगा सबसे पहले। इससे क्या होता है कि आपको टीचर को लगेगा कि हाँ, देखिए क्या होता है एग्जाम में टीचर्स के पास उतना समय नहीं होता है कि सारे कॉपी एक एक लाइन आपका चेक करें। अगर आप कुछ रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं पेपर में, अच्छे से कैसे लिखना है उसको आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि ये चार्ट बना दिए, तो सबसे पहले टीचर का ध्यान क्या जाएगा कि चार्ट आपने बनाया है, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान जाएगा कि हाँ बच्चे को कुछ पता है, ठीक। अंदर आप क्या लिख रहे हैं वो मैटर आप जानिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अब अंदर लिखने वाला मैं मैटर बता रहा हूँ, ठीक।
ये है आपका चार्ट, ठीक है, ये चार्ट आप बना दीजिए। फिर हम बात करेंगे टिलेज का। तो मेरा पहला फैक्टर था टिलेज, ठीक। तो टिलेज देखिए क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं टिलेज। तो देखिए टिलेज एज द सॉइल आर लूजन बाय द एक्सेस टिलेज, बोले ना मैंने, अगर एक्सेस टिलेज कर दीजिएगा आप अपने फील्ड में तो क्या होगा, ब्लोइंग विंड रिमूव्स फाइनर पार्टिकल्स, ठीक है। यानी जो सॉइल के जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करेगा, जब हवा आपका बहेगा तो आपके फील्ड से क्या करेगा, उड़ा के ले जाएगा या ब्लोइंग करने लगेगा, ठीक है, ब्लोइंग करने लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके जो भी सॉइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेगा, वो उड़ने लगेगा, ठीक है। ऑन एन अनटिल्ड सरफेस विंड इरोजन इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू टिल्ड सरफेस। ये कहने का क्या मतलब है कि जहां आपके जो सरफेस पे टिलेज नहीं हुई है तो वहां पे क्या होगा, आपका जो सॉइल होगा वो कॉम्पैक्ट रहेगा, यानी एक दूसरे से चिपके ज्यादा रहेंगे, ठीक है, यानी हार्ड रहेगा, कॉम्पैक्ट सॉइल रहेगा। तो वहां पे क्या होगा, विंड इरोजन का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा, एज कंपेयर टू द जहां पे आपका जो सॉइल है वो लूज हो, यानी कि टिलेज ज्यादा हो। वहां पे आप अपने फील्ड की अगर जुताई करते हैं तो वहां पे क्या होगा, आपका जो भी मिट्टी रहेगा वो क्या होगा, लूजली रहेगा, बुरबुरी रहेगी। तो उससे क्या होगा, आपका विंड इरोजन का इफेक्ट उस पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हार्ड और कॉम्पैक्ट सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया टिलेज का। तो ये जितने पॉइंट्स है आपको ऐसे ही लिखने हैं। पहले मैंने बताया क्या कि वो फैक्टर्स बनाने आपको टेबल चार्ट, उसके बाद फैक्टर्स पे पहला है टिलेज। तो टिलेज में आप ये सारे पॉइंट लिखिएगा कि एज द सॉइल सरफेस लूज बाय द एक्सेसिव टिलेज द ब्लोइंग विंड रिमूव फाइनर पार्टिकल्स, ठीक है। ऑन एन अनटिल्ड सरफेस, यानी कि जो हम लोग ने टिलेज नहीं किया है जिसपे, वो सरफेस क्या होगा, विंड इरोजन उस पे क्या होगा, बहुत ही कम इफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू द टिल्ड सरफेस, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको चार्ट क्लियर होगा, ये टेबल, ये लाइन जितनी है मैंने लिखा है यहाँ पे वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे जो कोर्स है उसमें मैं आपको सारे जो भी अगर आपका एग्जाम आएगा पास में तो जितने भी हम नोट्स होता है मैं बाइलिंगुअल में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। देखिए क्या होता है ये, तो ये हो गया टिलेज, ठीक, ये हो गया टिलेज, ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं स्ट्रक्चर पे। दूसरा मेरा बताया था ना स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपका विंड इरोजन का। तो स्ट्रक्चर, सॉइल विथ सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, जो आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो इसको लेस बोलते हैं, वो मोर प्रोन होगा टू विंड इरोजन देन एग्रीगेट्स स्ट्रक्चर। तो सिंगल ग्रेन कहने का क्या मतलब है, जैसे आपका जो स्ट्रक्चर होगा सॉइल में, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो क्या करेगा, ज्यादा इफेक्ट करेगा आपका विंड इरोजन पे, ठीक है। तो मैंने सेडिमेंट्स बताया था क्या होता है पिछले लेक्चर में, आई थिंक कोर्स में मैंने बताया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सेडिमेंट्स क्या होता है, सेडिमेंट्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो जो हम लोग बोलते हैं सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है आपका, जो कि स्ट्रक्चर लेस होता है, वो क्या करता है, वो ज्यादा इफेक्ट करेगा विंड इरोजन पे रेदर देन आपका जो एग्रीगेट्स स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर। फिर मैंने तीसरा फैक्टर आपको ये किया था, डिस्कस किया था उसमें, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। ये क्या होता है कि आपका जो सॉइल है ना, विथ लो ऑर्गेनिक मैटर हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर, स्टेबल एग्रीगेट्स थस फैसिलिटेटिंग विंड इरोजन। तो अगर देखिए आपका ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो आपका जो वाटर का जो लो अमाउंट ऑफ वाटर होगा, तो आपका जो मॉइस्चर होगा सॉइल में, मॉइस्चर क्या होगा, वो भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि वाटर जो अवेलेबिलिटी होगी वाटर की वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो सरफेस होगा जो उसका, वो हार्ड नहीं रहेगा, वो क्या होगा, स्टेबल एग्रीगेट्स होंगे उसमें, ठीक है। उस वो क्या करेगा, विंड इरोजन क्रिएट करेगा। तो ये भी हो गया आपको क्लियर कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सरफेस रफनेस का। चौथा मेरा फैक्टर था उसमें, क्या था, सरफेस रफनेस, ठीक है। तो सरफेस रफनेस क्या होता है, रफ ग्राउंड सरफेस इज मोर रेजिस्टेंस टू विंड इरोजन देन स्मूथर वन, ठीक है। देखिए आपका जो रफ सरफेस होता है ना, मैंने बताया था उसमें जितने भी रफ सरफेस होंगे उसमें क्या होगा, आपका विंड इरोजन कम होगा एज कंपेयर टू जो स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है। जहां पे स्मूथ सरफेस होगा, अनइवन स्ट्रक्चर जो लैंड का नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, विंड का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं
कि आपका रफ सरफेस या अनइवन जो आपका लैंड होगा, अनइवन लैंड सरफेस लेस सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ये आपका कहने का मतलब है कि अगर आपका रफ सरफेस रहेगा वो मोर रेजिस्टेंस होगा विंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि वो विंड को ज्यादा झेल लेगा, ठीक है, रेजिस्ट ज्यादा करेगा। ठीक है, फिर हम बात करें प्लांट कवर प्रोटेक्ट द सॉइल एज द प्लांट रूट हेल्प इन बाइंडिंग द सॉइल एंड मेक इट लेस ससेप्टेबल टू विंड इरोजन। आपका जो प्लांट क्या करता है, प्लांट आपका क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स को उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका विंड इरोजन क्या होगा, वो लेस ससेप्टेबल होगा, वहां का जो सॉइल होगा वो लेस ससेप्टेबल होगा विंड इरोजन के। ठीक है, तो हमारा वहां पे भी क्या होगा, विंड इरोजन बहुत ही कम होगा। ठीक, तो ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे जितने मैंने बताया। चलिए मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए फैक्टर है कि आपका वेदर कंडीशन कैसा है। मैंने बताया था कि वेदर कंडीशन आपका जहां ड्राई और एराइड रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो कंटिन्यूअस ड्राई वेदर विल इंक्रीज विंड इरोजन। अगर आपका जहां ड्राई रीजन रहेगा, जहां सूखा रीजन, जहां आपका वेदर कंडीशन बहुत ही ड्राई रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, विंड इरोजन आपको देखने को मिलेगा। फिर बिकॉज सॉइल पार्टिकल्स आर लूज ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर, वहां पे क्या होता है, ड्राई रीजन में मॉइस्चर की कमी रहती है। आप राजस्थान में देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, पानी की कमी रहती है। ठीक, तो वहां का जो रीजन होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है। तो जब मॉइस्चर ही बहुत कम रहेगा सॉइल में, तो उससे क्या होगा, इरोजन ज्यादा होगा। यानी कि मॉइस्चर अगर कम रहेगा तो इरोजन क्या होगा, इरोजन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मॉइस्चर सॉइल में कम, इरोजन ज्यादा। तो ये हो गया वेदर कंडीशन। देखिए अब इन वेट एंड मॉइस्ट सॉइल द फाइनर पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, हेंस नो डेंजर ऑफ सॉइल इरोजन बाय विंड। अब देखिए वेट और मॉइस्ट सॉइल जो होता है, जो गीली मिट्टी होती है, वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, एक दूसरे में बाइंड करके रखते हैं। तो वहां पे आपका जो विंड इरोजन का जो खतरा है वो क्या होगा, वो कम रहेगा। ठीक, एकदम सिंपल मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, जितने पॉइंट से एकदम सिंपल सिंपल लिखे हुए हैं, आपको एक बार पढ़िएगा, रीड भी करिएगा एज ए थ्रू, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आपके छठे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है कि विंड वेलोसिटी एंड टर्बुलेंस। ये क्या होता है, ये आपको डिपेंड करेगा कि विंड की स्पीड कितनी है, यानी कि द रेट ऑफ विंड मूवमेंट इन्फ्लुएंस इरोजन। अगर आपका विंड का स्पीड वेलोसिटी अगर ज्यादा हुआ तो इरोजन क्रिएट ज्यादा करेगा। वो भी इरोजन क्रिएट ज्यादा कब करेगा, वो भी आपके सॉइल पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप की सॉइल है, ड्राई रीजन में है, वेट सॉइल है। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि विंड स्पीड अगर आपका इंक्रीज हुआ, विंड कहाँ देखिए, विंड स्पीड यानी कि विंड वेलोसिटी अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, इरोजन, इरोजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, ये हुआ। तो ये भी पॉइंट यहां से क्लियर हो गया कि अगर आपका विंड मूवमेंट या विंड वेलोसिटी अगर ज्यादा हो रहा है तो इरोजन क्रिएट ज्यादा होगा। ठीक, चलिए फिर अगर हम बात करें इसके फिजिक्स का, कि कैसे ये सॉइल पार्टिकल्स आपका डिटैच होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, द फिजिक्स ऑफ डिटैचमेंट। आपके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे डिटैच करते हैं, आइए इसे भी समझते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, एक एक चीज समझेंगे, हर एक चीज डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है। आइए देखते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, सॉइल पार्टिकल्स है। ठीक, अब इसमें देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए सॉइल पार्टिकल्स है तो आप लोग को सबको पता है नीचे क्या लगता है, जी लगता है, स्मॉल जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। ठीक, तो ग्रेविटी और इनर्शिया नीचे आपका लगेगा, ग्रेविटी आपका नीचे लगेगा, और इनर्शिया क्या होता है, जब आप किसी चीज को धक्का देते हैं। ठीक है, तो यहां से धक्का कौन दे रहा है, विंड फोर्स। ठीक, इस पार्टिकल को धक्का कौन देगा, विंड फोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नीचे ग्रेविटी है,
अब ये बताइए सॉइल पार्टिकल कब मूव करेगा, जब आपका विंड फोर्स ग्रेविटी से ज्यादा होगा, ठीक है। विंड फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी से ज्यादा होगा, तभी तो ये मूव करेगा, ठीक। यानी कि इसका डिटैचमेंट होगा, यहाँ से सॉइल पार्टिकल का मूव करेंगे, यहाँ पे ऐसे धक्का दे रहे हैं, यानी कि मैं नहीं, ये विंड धक्का दे रहा है, ठीक। जब इसको धक्का दीजिएगा तो आपका जब ये कब मूव करेगा, जब इसके ग्रेविटी के आपका जो फोर्स है उससे ज्यादा यहाँ पे फोर्स लगेगा विंड का, तब ये मूव करेगा, डिस्प्लेस होगा यहाँ से। तो यही यहाँ पे एक टर्म है आपका थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, ठीक। ये क्या होता है, यहीं से रिलेटेड है, द मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ग्रेविटी एंड इनिशिएट मूवमेंट। तो ये थ्रेशोल्ड वेलोसिटी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी इसी को बोलते हैं जो आपका मिनिमम वेलोसिटी जो होता है, जो मिनिमम आपका स्पीड जो जरूरत है इसको डिस्प्लेस कराने के लिए, मूव कराने के लिए, वही आपका मिनिमम वेलोसिटी क्या है, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि थ्रेशोल्ड वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि थ्रेशोल्ड वेलोसिटी आपको क्या होता है, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक। कमेंट में बता दीजिएगा क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि थ्रेशोल्ड, अब क्रिटिकल थ्रेशोल्ड क्या होता है, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। द मेजर एट 30 सेंटीमीटर हाइट फॉर द मॉइस्ट इरोडेबल पार्टिकल्स, जिसका साइज होता है 0.1 mm। ये जो आपका मेजर किया जाता है ना विंड इरोजन, वो 30 सेंटीमीटर सरफेस से 30 सेंटीमीटर ऊपर से मेजर किया जाता है कि विंड की स्पीड क्या होता है। क्या होता है ना कि अगर आप जितने सरफेस से नीचे जाते हैं विंड की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगा, और जितने ऊपर जाएंगे विंड की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो आप लोग एक और चीज समझ सकते हैं इसमें कि आपका जो थ्रेशोल्ड वेलोसिटी है वो ये यहाँ पे मिनिमम जो स्पीड रिक्वायर्ड होती है वो आपको उसी को बोलते हैं, सॉइल पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के लिए जो भी मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। अब देखिए अब हम ले ग्राफ समझेंगे, ठीक है, किस चीज का, स्पीड का और सरफेस का, कि विंड स्पीड आपका डिक्रीज होता है। देखिए यहाँ पे एक समझते हैं एक ग्राफ से, इसका एक ग्राफ भी आप लोग बना दीजिएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी ग्राफ है, आपको जनरली मिलेंगे। देखिए ये अगर आपका ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो कैसे बनता है, देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक। इधर आपका क्या हो जाएगा, जितना ऊपर जाइएगा आपका स्पीड बढ़ेगा, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा, तो विंड स्पीड इधर हो जाएगा और इधर सरफेस हो जाएगा, यानी कि सरफेस यानी कि इधर हाइट हो जाएगा, ये हो गया हाइट, और इधर क्या हो जाएगा आपका स्पीड, स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ विंड और इधर हो गया हाइट, ठीक है। यानी कि हाइट अगर आपका जितना नीचे रहेगा, ठीक है, उतना ही आपका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और थ्रेशोल्ड जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप थ्रेशोल्ड क्रिटिकल जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आई थिंक आपका ये जो फिजिक्स है इसका डिटैचमेंट कैसे डिटैच होता है सॉइल पार्टिकल्स वो समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके मैकेनिक्स का, कि मैकेनिक्स कैसे विंड ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन इससे, एक डिफाइंड मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड इरोजन, ठीक है। तो आपको ये सारे टर्म लिखने होंगे। तो मैकेनिक्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझना यहाँ पे कि मैकेनिक्स, देखिए इसके बाद अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ से। ये देखिए, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये आपको फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपके क्या है, सॉइल सरफेस है, ठीक। तो सॉइल सरफेस में अगर विंड फ्लो होगा, ठीक, जो लूजली सॉइल पार्टिकल्स है यहाँ पे, जब विंड फ्लो होगा तो आप लोग जनरली देखते भी होंगे, रियल लाइफ में भी देखते होंगे, जब हवा चलता है तो क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल की ट्रेजेक्टरी ऐसे फॉलो करेंगे, ठीक है, कुछ के क्या होंगे ऐसे फॉलो करेंगे, जो थोड़े उससे बड़े पार्टिकल्स होंगे, जो छोटे एकदम सैंडी वेरी फाइन जो वेरी फाइन सॉइल होते हैं वो क्या करेंगे, ऐसे फॉलो करेंगे, जो फर्स्ट ट्रेजेक्टरी है। सेकंड वाली थोड़ा इससे ऐसे करेंगे, और कुछ क्या होते हैं सरफेस पे ही ऐसे आपका मूव ऑन करती हैं, ठीक है, यानी कि सरफेस पे ही मूव करेगी। ये तीन ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो विंड फ्लो कर रही है तो उसका जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वेरी फाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
सस्पेंशन। ये हो गया सस्पेंशन। ठीक है, अब जो दूसरा मूव ऑन करेगा, जो दूसरा साइज का जो पार्टिकल्स होगा, इसका जो इस ट्रेजेक्टरी को बोलते हैं साल्टेशन। साल्टेशन हो गया। और जो सरफेस पे मूव कर रहा है उसको क्रिप बोलते हैं, सरफेस क्रिप। ये हो गया आपका सरफेस क्रिप। तो ये क्या होता है, देखिए सस्पेंशन, लॉन्ग डिस्टेंस एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट। अब देखिए जो सबसे ऊपर है, इसका जो डिस्टेंस यहां से और जहां पे ये डिपॉजिट होगा, कहीं ना कहीं तो जाके नीचे गिरेगा, ग्रेविटी काम करेगा उसका। ठीक है, तो ग्रेविटी काम करेगा, कहीं ना कहीं तो जाके डिपॉजिट होगा। ठीक, तो उसका सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो होगा सस्पेंशन। ठीक है, तो आपका जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो गया। इसको साल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया था क्या होता है, जब मैंने स्टार्ट की थी वीडियो तब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है साल्टेशन, ये बाउंसिंग मूवमेंट होता है ड्राइवन बाय विंड प्रेशर। अब ये देखिए क्या होता है, ये जो साल्टेशन होता है ये क्या करेगा, यहां पे गिरेगा। ठीक, देखिए ये क्या कर रहा है, ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, ये बाउंसिंग इसमें क्या होता है, कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां गिरेगा, फिर यहां से फिर ये उठ के फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो होता है सस्पेंशन वाला। ये सबसे ऊंचा भी जाता है, हाइट में भी सबसे ऊंचा जाता है और डिस्टेंस भी सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे साल्टेशन का। तो इसमें क्या होता है, बाउंसिंग कैरेक्टर होता है, बाउंसिंग बैक करता है। ये नहीं करता लेकिन ये करता है। ठीक, ये क्या करेगा, सबसे पहले नीचे आएगा, फिर यहां से एक और ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, यानी कुछ डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा। ठीक, फिर हम बात करेंगे आपका क्रिप का। तो ये क्या होता है, इसमें रोलिंग मोशन होता है। तो याद रखिएगा टर्म रोलिंग मोशन, बाउंसिंग कैरेक्टर, ये किसमें किसमें होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछता है कि बाउंसिंग बैक कैरेक्टर किसमें होता है, तो वो साल्टेशन में होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ऊपर एटमॉस्फेरिक में कौन सा रहता है, तो वो होता है सस्पेंशन। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इसमें क्या क्रिप क्या होता है, इसमें होता है रोलिंग मोशन ड्राइवन बाय विंड फोर्स एंड इंपैक्ट फ्रॉम साल्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हो गया साल्टेटिंग पार्टिकल्स। तो क्रिप क्या होता है आपका, ये होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें रोलिंग मोशन होता है, ये रोल करके मूव ऑन करता है। और ये किससे डेवलप हुआ है, ये हुआ है आपका साल्टेशन से ही। ठीक है, तो देखिए आपका जो साइज मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, जो साइज है आपका सॉइल पार्टिकल्स का वो मैटर करेगा कि आपका कितना ऊपर कौन जाएगा। तो ये हो गया आपका सबसे स्मॉल साइज वाला पार्टिकल्स। ठीक है, इसका जनरली होता है 0.1 से 0.15 mm, इसके जो साइज होते हैं। तो साइज भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो आई थिंक ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कि विंड इरोजन का और इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ये मैकेनिज्म आप लोग एग्जाम में जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं और देखते हैं क्या है। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिक्स का, कि विंड इरोजन के क्या मैकेनिक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विंड इरोजन का मैकेनिक्स समझना। तो देखिए मैकेनिक्स क्या होता है, देखिए उसमें क्या क्या मूवमेंट, क्या क्या उसमें मूवमेंट है, फिजिकल कैरेक्टर क्या क्या है, वो सारे चीज इसमें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, द ओवरऑल अकरेंस ऑफ विंड इरोजन कुड बी डिस्क्राइब इन 3 डिस्टिंक्ट फेज। और वो 3 फेज कौन कौन सा है, तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन होगा किसका, सॉइल का मूवमेंट का। फिर क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि दूसरा है। और फिर बात करेंगे डिपोजिशन, कहीं ना कहीं तो जाके डिपोजिट होगा। ये 3 कैरेक्टर आप लोग मैकेनिक्स में याद रखिएगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉज्ड बाय विंड फोर्स एक्सर्टेड अगेंस्ट और पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो ये आपके मैकेनिक्स जितने भी हैं बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मैकेनिक्स में 3 मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्या क्या होता है, पहला होता है इनिशिएशन, आपका जो सॉइल मूवमेंट होगा उसका पहले क्या होगा, इनिशिएशन होगा। सबसे पहला स्टेप तो वही है, पहला फेज। ठीक, जब इनिशिएशन हो जाएगा तो उसमें क्या आएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन आएगा। ठीक, फिर क्या आएगा आपका डिपोजिशन, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका फेज जो है इनिशिएशन मूवमेंट, उसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जितने पॉइंट्स हैं सारे के सारे आपको सेमेस्टर एग्जाम में लिखने के लिए है, ये जितने पॉइंट्स हैं। और मैं कोर्स में आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कोर्स में भी एक बार एनरोल हो जाइएगा, उसके बाद हम लोग इसके सारे
जितने भी नोट्स है उसमें हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। तो इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहला आपका जो है फेज इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, इसमें क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स होता है फर्स्ट डिटैच फ्रॉम देयर प्लेस बाय द एक्शन ऑफ विंड। सबसे पहले आपका जो सॉइल पार्टिकल क्या होगा, डिटैच होगा वहां से। तो इनिशिएशन मूवमेंट में सॉइल पार्टिकल डिटैच होगा, फिर दिस डिटैच्ड पार्टिकल आर देन रेडी फॉर मूवमेंट बाय द विंड फोर्स। अब जब वो डिटैच हो जाएगा, एक बार अपने सरफेस से डिटैच हो गया, तब वो क्या होगा, मूवमेंट के लिए रेडी हो गया है, मतलब अब मूवमेंट उसमें हो सकता है, ठीक। तो यानी कि अब ये जो हमारा सॉइल पार्टिकल है वो क्या होगा, विंड फोर्स से आपका मूवमेंट के लिए स्टार्ट हो गया है। आफ्टर दिस इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट द सॉइल पार्टिकल्स आर मूव और ट्रांसपोर्टेड बाय द डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म। अब इसमें कुछ मैकेनिज्म होंगे, वो भी देखिए क्या है। तो सबसे पहला है आपका मैकेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन। जब मूवमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सॉइल पार्टिकल जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर द ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स एंड अकर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। मैंने बताया था ना कि साइज पे डिपेंड करेगा सॉइल पार्टिकल्स के। अब यहीं से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म बताया था डायनेमिक्स आपको, ये वाली, तब यहाँ पे जब ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके बाद यहाँ से आपका जो भी प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा कि सस्पेंशन, सैल्टेशन, सरफेस क्रीप, ठीक है। तो देखिए आपका जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ तब यहाँ पे आपका क्या आएगा, टर्म सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस क्रीप आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट विच अकर ड्यूरिंग विंड इरोजन, ठीक है। तो ये टर्म आपको क्लियर हो गए हैं, मैंने बता दिया पीछे कि साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप क्या होता है, वो मैंने अच्छे से पीछे डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके डिपोजिशन का, ठीक है। तो डिपोजिशन क्या होता है, कहीं ना कहीं तो जाकर डिपोजिट होगा भाई, सॉइल पार्टिकल है, अब हवा में तो रहेगा नहीं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कहावत बोलते हैं ना, चिड़िया कितना भी उड़ेगी आकाश, एक दिन तो धरती का ही आस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आगे तो बैठेगी सॉइल पार्टिकल्स। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, डिपोजिशन। तो डिपोजिशन में क्या होगा कि डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल अकर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ होल्डिंग पार्टिकल्स इन द एयर। जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जी की बात कर रहा है, जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि स्मॉल जी, जब वो ज्यादा होगा किससे, विंड के वेलोसिटी यानी कि फोर्स होल्डिंग या पार्टिकुलर्स उससे ज्यादा होगा, ग्रेटर देन द फोर्स होल्डिंग पार्टिकुलर्स यानी कि विंड के स्पीड से, तो क्या होगा, आपका डिपोजिशन होगा, ठीक है। मेन बात आपका यही है। दिस जनरली हैपन व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन विंड वेलोसिटी, यानी कि विंड के स्पीड हो गया, इसको स्पीड कर लीजिए, अच्छा रहेगा, विंड का वेलोसिटी कर लीजिए, ठीक है, विंड वेलोसिटी, ठीक है। तो विंड वेलोसिटी अगर आपका कम हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुआ, तो डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक, सॉइल पार्टिकल्स का। तो दिस जनरली हैपन व्हेन डिक्रीजेस द विंड वेलोसिटी कॉजेज बाय वेजिटेटिव और अदर फिजिकल बैरियर्स, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे आपके जो मैकेनिज्म है वो अब तीनों मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आए होंगे, मैकेनिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये तीनों। देखिए यहाँ पे ये जो तीनों मैकेनिज्म है मैंने डिस्कस कर लिया कि 3 मैकेनिज्म, इनिशिएशन ऑफ सॉइल मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम इसके मैनेजमेंट ऑफ विंड इरोजन, कैसे इसको हम लोग मैनेज करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका मैनेजमेंट की बात करें तो इसके 3 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके 3 पिलर्स, ठीक है। पहला है आपका रफ एंड द सरफेस, अगर आपका ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम बात करें, और दूसरा है ट्रैप सॉइल मॉइस्चर, और तीसरा है स्लो विंड इरोज, विंड। अगर हम विंड के स्पीड को स्लो डाउन कर दे तो उससे क्या होगा, विंड इरोजन कम होगा। तो मैनेजमेंट में हम लोग यही तो बात करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक। तो देखिए पहले अगर हम सरफेस को रफ कर दे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, रफ सरफेस या अनइवन सरफेस होगा, उससे विंड इरोजन कम होगा, ठीक। फिर हम बात करेंगे ट्रैप सॉइल मॉइस्चर, कि हम सॉइल मॉइस्चर को अगर हम लोग ट्रैप करके रखें
कंजर्व करके रखें तो उससे क्या होगा, हमारा विंड इरोजन का जो इफेक्ट होगा सॉइल पे वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें वेजिटेटिव मेजर्स की, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप रेसिड्यू जो आपके होते हैं स्टैंडिंग स्टॉल्क टू सील्ड द सॉइल। अब हमारा देखिए स्टैंडिंग स्टॉल्क जो होता है, जो बड़े बड़े जो वेजिटेशन जो पेड़ होते हैं, वो क्या करता है, एक तरह से आपका जो सॉइल है उसको सील्ड की तरह काम करता है, बचा के रखता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि विंड का जो इफेक्ट होगा सॉइल पे वो कम होगा, रेदर देन अगर आपका जो फैला हुआ जिसकी हाइट कम है जिस वेजिटेशन की उससे, तो उसमें क्या होगा, जिस वेजिटेशन में आपकी हाइट कम होगी क्रॉप की, उसमें क्या होगा, इरोजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शील्ड जो स्टॉल्किंग जो आपका क्या बोलते हैं स्टॉल्क होगा। ठीक है, उससे। तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव मेजर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि टिलेज मेजर्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टिलेज मेजर। इसमें हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन टिलेज टू मेंटेन सरफेस रफनेस एंड मॉइस्चर। इसमें क्या होता है कि अगर हम टिलेज करेंगे तो ज्यादा अगर टिलेज करना वो भी खतरा है। ठीक है, ज्यादा टिलेज कर दिए तो इरोजन ज्यादा होने लगेगा, एक बार टिलेज करेंगे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका मेंटेन रहेगा रफनेस। एक बार टिलेज करेंगे तो ये रफनेस देख रहे हैं, ये क्या होगा, आपका रफनेस मेंटेन रहेगा, तो उससे विंड की स्पीड क्या होगी, कम होगी, और रफनेस क्रिएट ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, इरोजन भी कम होगा। ठीक, फिर हम बात करेंगे स्लो द विंड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम मैकेनिकल मेजर्स कर सकते हैं। जो हम लोग एफॉरेस्टेशन करते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो लगाते हैं, उससे क्या होगा, विंड ब्रेक होगा। तो यानी कि कंस्ट्रक्टिंग विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट टू रिड्यूस विंड वेलोसिटी। तो ये हमारा तीन क्या है, मैनेजमेंट है आपको, कि विंड इरोजन को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, वो सब सारे चीज इसमें देखेंगे। ठीक, फिर अगर हम बात करें वेजिटेटिव मेजर्स का, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बात किया था ना वेजिटेटिव मेजर्स पहला, देखिए अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके क्रॉप के रेसिड्यू होते हैं, जैसे ये रेसिड्यू हो गया, क्रॉप स्टॉक हो गया, इससे क्या करेंगे, सॉइल सरफेस पे हम लोग बिछा देंगे। ठीक, तो वो क्या करेगा, एक प्रोटेक्ट करेगा सॉइल सरफेस को। ठीक है, तो क्रॉप रेसिड्यू एब्जॉर्ब विंड एनर्जी एंड अल्टर द वेलोसिटी ऑफ प्रोफाइल नियर द सरफेस। ये क्या करेगा, विंड एनर्जी के एब्जॉर्ब कर लेगा। आपका जो क्रॉप स्ट्रॉ रेसिड्यू हो गए वो क्या करेगा, विंड एनर्जी को कम कर देगा। ठीक, फिर हम बात करें अगर स्टैंडिंग स्टॉल की, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 5 टाइम्स इफेक्टिव है जो आपका फ्लैट रेसिड्यू है। ये जैसे देखिए यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, ये हो गया स्टैंडिंग वाला, स्टैंडिंग रेसिड्यू, और ये हो गया फ्लैट वाला। ये जो है ना स्टैंडिंग रेसिड्यू, ये आपका 5 टाइम्स मोर इफिशियंट है रेदर देन आपका जो ये फ्लैट रेसिड्यू है उससे। फिर अगर हम बात करें इसके एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये है आपका डिकम्पोजिंग mulch increase the organic matter and promotes stable soil aggregates further resisting erosion। अब देखिए क्या होता है, क्रॉप स्ट्रॉ है आपका, ठीक, इसकी मेन एडवांटेज यही है, ठीक है, कि आपका जब ये डिकम्पोज होगा तो एक आपका ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे आपका जो भी सॉइल एग्रीगेट्स है वो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, इरोजन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि सॉइल इरोजन कम होंगे उसमें। ठीक है, यानी कि जो भी आपका स्ट्रॉ है जब ये डिकम्पोज होगा तो आपका क्या होगा, एक ऑर्गेनिक मैटर बनेगा जो कि आपका इरोजन को कम करेगा, सॉइल इरोजन को कम करेगा। ठीक है, यानी कि सॉइल इरोजन कम करेगा जो विंड से इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके वेजिटेटिव मेजर्स। फिर हम बात करेंगे टिलेज का, जो मेरा तीसरा प्रैक्टिस था ना टिलेज। ये क्या करेगा, कंजर्व करेगा सरफेस को। कैसे करेगा, देखो बहुत अच्छे से इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका जो रिस्क है ना ओवर टिलेज का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और वहां पे उसका सॉल्यूशन है कि अगर हम कंजर्वेटिव टिलेज करेंगे उससे क्या आपका बेनिफिट्स है, और ओवर टिलेज बहुत ज्यादा टिलेज कर दे रहे हैं यानी कि एक्सेसिव प्लाउइंग कर देते हैं तो उसका जो सॉइल पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, लूज हो जाएगा, लूजन हो जाएगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं फिगर में। तो उससे क्या होगा, जब वो लूज होगा तो एक्सेलरेट करेगा ड्राइंग एंड मेकिंग हाई ससेप्टेबल ऑफ विंड ट्रांसपोर्ट। तो उससे क्या होगा, आपका जो विंड इरोजन होगा वो क्या क्रिएट ज्यादा होगा, आपका जो सॉइल का जो इरोजन होगा वो ज्यादा होगा बाय द हेल्प ऑफ विंड। ओके, तो अब हम बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय इंक्रीज इरोजन रिस्क। आपका जो इससे क्या होगा, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होगा,
वो खत्म हो जाएगा और आपका इंक्रीज भी, जो आपका सॉइल का इरोजन है वो भी क्या होगा, रिस्क ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब आप ओवर टिलेज कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ओवर टिलेज कर दिया गया है और यहाँ पे क्या किया, कंजर्व करके कंजर्वेटिव टिलेज किया गया है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव टिलेज कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या है कि नो टिल एंड रिड्यूस टिलेज स्ट्रेटजी मेंटेन एन अनडिस्टर्ब रफ सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप ज्यादा टिलेज नहीं करते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, रफ रहेगा। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉप स्ट्रॉ भी डाला हुआ है, जो भी आपका क्रॉप रेसिड्यू है उसको डाला गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको एक तरह का सील्ड का काम करेगा, जो सॉइल इरोजन यहाँ पे हो रहा है उसको कम करेगा। ठीक है, तो मेंटेन सरफेस रेसिड्यू, ये क्या कर रहा है, सरफेस रेसिड्यू को मेंटेन करके रखना है यहाँ पे। इंप्रूव वाटर स्टोरेज, मॉइस्ट सॉइल रेसिस्ट डिटैचमेंट। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आप रेसिड्यू डालते हैं, क्रॉप रेसिड्यू डालते हैं, तो ये क्या करेगा, आपका जो भी वाटर का जो इसमें मॉइस्चर हो उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक, फिर हम बात करें अगर इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड मॉइस्ट रेजिस्ट टू डिटैचमेंट, टिलेज शुड बी टाइम बिफोर रेनफॉल टू ट्रैप मॉइस्चर, ओके, बट मिनिमाइज ड्यूरिंग द हाई विंड सीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपको टिलेज प्रैक्टिसेस भी आई थिंक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हम ओवर टिलेज करेंगे तो क्या हमारा रिस्क है, और अगर हम कंजर्वेशन टिलेज करेंगे तो आपका क्या प्रॉफिट है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके मैकेनिकल्स बैरियर का। इसमें मैकेनिकल्स बैरियर में क्या क्या आ जाएंगे, आपका आ जाएगा विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट क्या होता है, देखिए विंड ब्रेक जो आपका होता है ना, जनरली आपका 1 से 2 रोज में होता है, जो छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो रो में लगाते हैं, दो रो में, 1 से 2 रो में लगाते हैं। तो ये हो गया आपका विंड ब्रेक। ये क्या करता है, हवा स्पीड जो है उसको भी कम करता है। ठीक है, और अगर हम शेल्टर बेल्ट का बात करें तो कहीं कहीं आप देखेंगे लार्ज एरिया में हम लोग इसको यूज करते हैं, शेल्टर बेल्ट। ठीक है, जहां फील्ड एरिया सबसे ज्यादा हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, विंड के डायरेक्शन को कम कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका शेल्टर बेल्ट। ठीक है, तो शेल्टर बेल्ट क्या होता है, शेल्टर बेल्ट है मल्टीपल रोज ऑफ वेजिटेशन ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू प्रिवेलिंग विंड्स। ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, फील्ड्स के आपके परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन ये आता है, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि इसको हम लोग परपेंडिकुलर क्यों रखते हैं। ठीक, आप लोग इसका रीजन हमको कमेंट में बताइएगा क्यों रहता है परपेंडिकुलर। फिर हम बात करेंगे डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर फील्ड क्रॉप प्रोटेक्शन एंड लार्ज स्केल मॉइस्चर कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेल्टर बेल्ट और वो हो गया आपका विंड ब्रेक। ये क्या होता है कि जनरली 1 से 2 रोज ऑफ ट्री श्रब्स एक्टिंग एज ए फेंसिंग वॉल, एक फेंसिंग वॉल की तरह काम करता है। ये प्राइमरली यूज्ड टू प्रोटेक्ट फार्म स्टेड और चार्ड और बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया आपको विंड ब्रेक और ये हो गया आपका शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको हम लोग परपेंडिकुलरली क्यों लगाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का कि मॉडर्न टेक्निक्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए मॉडर्न टेक्निक्स में इंक्लूड है आपका कंटूर प्लॉगिंग, ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। टेरेसिंग क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, शेल्टर बेल्ट क्या होता है, ये अभी मैंने बता दिया। देखिए इस फिगर में आपका सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े जो पेड़ है ये हो गया शेल्टर बेल्ट। फिर इस हम नीचे आएंगे तो कंटूर प्लॉगिंग हो गया, फिर क्रॉप रोटेशन यहाँ पे हम लोग करते रहेंगे। फिर टेरेसिंग क्या हो गया, ये वाले फिगर हो गई टेरेसिंग वाले, जो सीढ़ी नुमा फार्मिंग करते हैं पहाड़ी इलाका में, उसे बोलते हैं। तो ये हो गया कुछ आपके टेक्निकल जो आपके बैरियर जो इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं विंड इरोजन को, वो हो गए कंटूर प्लॉगिंग, फिर टेरेसिंग, फिर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, हर एक चीज, ये सारी जितने टर्म है मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। तो चलिए इसके बाद हमारा जो इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग का पार्ट बचा हुआ है उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।